हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है शानदार होंगे, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो कक्षा 10 का जो चैप्टर है अमल, क्षार और लवण, उसका पूरा रिवीजन करेंगे। पूरा चैप्टर हम एकदम डीप तक पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, अपने चैप्टर पे। ठीक है, तो अमल क्या होता है? चैप्टर का नाम है अमल, क्षार तथा लवण, एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो ये एकदम अच्छा चैप्टर है। आप अगर जो 11th और 12th में अगर साइंस बैकग्राउंड से रहोगी तो ये काफ़ी मदद करेगा आपकी। तो आप इसको पढ़ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूँ आपको क्या होता है अमल। क्या होता है अमल? एक खट्टा पदार्थ होता है। कैसा होता है अमल? खट्टा होता है। क्षार कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, और लवण का स्वाद कैसा होता है? नमकीन जैसा होता है। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। अम्ल स्वाद में खट्टी होती है, क्षार स्वाद में कड़वी होती है, और जो लवण होता है वो बेसिकली नमकीन के जैसा होता है। तो ये अम्ल और क्षार के बाद में बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है, अम्ल क्या होती है? अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या करते हैं अम्ल? नीले लिटमस को लाल करते हैं, और जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस को नीला कर दे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। ये देखो, ये लाल है, जो इसके अंदर जाती है कैसा कलर का हो गया? नीला हो गया। और ये देखो नीला है और इसमें आती है किस कलर का हो गया? लाल कलर का हो गया। ठीक है, तो अम्ल और क्षार के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया। और अम्ल क्या होता है, सॉरी, जो लवण होता है वह कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता किसी भी लिटमस पे। अब आप बोलोगे सर लिटमस क्या है? लिटमस क्या है? लिटमस एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक का मतलब समझते हो? सूचक क्या होता है? लिटमस एक कागज की तरह एक होता है, ठीक है, जिसका रंग क्या होता है? बैंगनी कलर का होता है। ओके, जो हमें थेलोफाइटा के, आपको याद रखना है ये बात कि ये हमें थेलोफाइटा के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, थेलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, और ये क्या होता है? एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये क्या करता है? जो इसकी प्रकृति क्या होती है? प्रकृति यानी ये अम्लीय होता है, क्षार क्या होता है, या फिर उदासीन होता है। तो ये इसकी प्रकृति, ये तो न तो अम्लीय होता है और नहीं क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, ये एकदम उदासीन होता है, जो क्या करता है? लिटमस नीला होता है तो लाल हो जाता है अम्ल में, और लाल होता है तो नीला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो लिटमस है काम करता है। लिटमस क्या है? लिटमस एक, सॉरी, बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है, जो क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है और लाल को नीला कर देता है, और ये क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए, तो प्राकृतिक सूचक इसके अलावा होते हैं जैसे हल्दी, पिटूनिया, लाल पत्ता गोभी। ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हो लाल पत्ता गोभी, हल्दी वगैरह। जैसे आप जब सब्जी खा लेते हो तो क्या होता है, अगर आपने व्हाइट शर्ट पहन रखा है तो उसके ऊपर सब्जी अगर गिर जाती है और जब आप उसको वॉश करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, पीले से लाल वगैरह हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है? वो हल्दी होती है, और हल्दी क्या होती है? एक सूचक की बात काम करती है, जो अम्लीय मादे में और क्षारीय मादे में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है? लिटमस के बारे में मैंने बता दिया कि लिटमस एक सूचक है जो क्या कर देता है? न तो अम्लीय होता है न उदासीन होता है, और यह थैलोफाइटा के लिचेन नामक समूह से प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो प्राकृतिक सूचक हो गया। प्राकृतिक इन द सेंस कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सूचक है जो हम खुद बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित सूचकों के नाम लिखे। एक बार क्वेश्चन आया था कि दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखे। तो संश्लेषित सूचक कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक तो मेथिल ऑरेंज, और एक क्या होता है? फिनोप्थेलिन। ठीक है, ये क्या है? संश्लेषित सूचक है। इन दो के नाम आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए, तो आप बता देना। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक क्या होता है? गंधीय सूचक ऐसे होता है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध
जिनकी गंध अम्लीय और क्षार के माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षार के माध्यम में बदल जाती है, भिन्न भिन्न होती है, और इसे क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, तो गंधीय सूचक के उदाहरण बताइए। तो आप उदाहरण क्या बताइए? एक तो जैसे प्याज है, लौंग है, वेनिला है। ठीक है, तो ये क्या है, गंधीय सूचक है। ठीक है, इनकी गंध क्या होती है, अम्लीय और क्षार के माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसके बाद में आपको बताते हैं कि जब धातु ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। ठीक है, यानी जब बेसिकली जो धातु होती है, धातु आप जानते हो मेटल, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तब लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। आपको याद रखना है कि जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या बनता है। तो धातु जैसे धातु क्या है, जैसे सोडियम धातु है। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया हम HCl अम्ल के साथ करवाएंगे तब ये किस में बदल जाएगी, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपकी जो बुक है उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि जब, क्या क्वेश्चन है कि जब हम जो जिंक होता है, जिंक के टुकड़े को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डालते हैं, ठीक है, जब हम जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डालते हैं तब क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आया था एक बार कि इसकी जांच कीजिए आप कि हाइड्रोजन गैस ही निकलती है या फिर कोई और गैस निकलती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक परखंड लेते हैं। ठीक है, एक परखंड लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या डालते हैं, हम H2SO4 का विलयन डाल देते हैं। ठीक है, और फिर H2SO4 के साथ हम थोड़े से क्या डाल देते हैं, जो ये जिंक के टुकड़े हैं ना वो भी डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर ये जब रिएक्शन करेगी, ये रिएक्शन होगी इसके अंदर, और ये रिएक्शन होगी तो इसमें एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो यहाँ से आकर एक साबुन का टप है। ठीक है, साबुन का टप लिया हमने। ओके, और फिर जो गैस है, गैस निकलेगी तो आपको पता है बेसिकली बुलबुले निकलेंगे। तो जब बुलबुले निकलेंगे और जब हम इस बुलबुले के पास हम जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती लेके जाएंगे तो हमें फटफट की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, तो बेसिकली फटफट की ध्वनि किसके कारण सुनाई देती है, हाइड्रोजन गैस के कारण सुनाई देती है। यानी जब कोई भी धातु होती है अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब हम इस हाइड्रोजन गैस के पास में अगर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं या फिर कुछ भी जलता हुआ लेके जाते हैं तो फटफट की आवाज निकालने लगता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस के कारण होता है, आपको ये याद रखना है। तो जब धातुएं क्षारक के साथ रिएक्शन करती है तब क्या बनता है, तब बनता है हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे जब सोडियम धातु की अभिक्रिया, जब हम जिंक धातु की अभिक्रिया, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार के साथ करवाते हैं तो हमें सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। आपको ये सूत्र याद रखना है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन होती है जब धातु क्या करती है, क्षारकों के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, तो जब धातु क्षारकों के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जब हम जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये रिएक्शन भी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्शन करते हैं, जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की विक्रिया हम अम्लों के साथ करवाते हैं तब क्या बनता है हमारा, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की विक्रिया हम अम्लों के साथ करवाते हैं तो लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि जब देखो सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया जब हम HCl अम्ल के साथ करवाते हैं, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था 2022 के एग्जाम में, जब सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया हम HCl अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें NaCl लवण प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में आया हुआ है। ओके, फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ये जो गैस बनी है हमारी, जब इसे चूने के पानी में प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है
जब इसे चूने के पानी में प्रवाहित किया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जो एक क्या है, किसका सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम अधिक मात्रा में इसमें जल प्रवाहित करेंगे, अधिक मात्रा में, तो कैल्शियम हाइपोकार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की विक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जैसे हम सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट की विक्रिया हम अम्लों के साथ करवाते हैं HCl अम्ल के साथ, तब सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो संगमरमर का सूत्र आपको पीछे बताया था हमने पहले चैप्टर में। ठीक है, और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट की विक्रिया हम जल के साथ करवाते हैं तो हम कैल्शियम हाइपोकार्बोनेट प्राप्त होता है, याद रखना है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्या है, उदासीनीकरण विक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण विक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तब लवण प्लस जल का निर्माण होता है, और इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, जब देखो HCl अम्ल, कोई भी अम्ल हो सकता है, जनरली मैं HCl लेता हूं, आप कोई भी ले सकते हो, कि ये विक्रिया हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ करवाते हैं तब हमें NaCl लवण और जल प्राप्त होता है। ये एक एग्जाम्पल होगा, या आपको ये याद कर लेना है कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तब लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको नोट करके बता दिया, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें अब जो पीएच स्केल है उसके बारे में बता देता हूँ। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक स्केल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होती है, 0 से लेके 14 तक गिनती लिखी होती है, नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, यानी पीएच क्या होता है, पीएच है ना, कोई भी विलयन है वो कितना अम्लीय कितना क्षारकीय है, इसकी जांच करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, जो पीएच स्केल होता है उसमें जो पी है इसका मतलब होता है पुषांश, और इसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। ठीक है, तो ये जो क्या बता रहा हूं मैं, जो यहाँ पे देखो बीच में 7 होता है। ओके, तो जब हम किसी भी विलयन की पीएच का मान अगर 7 से ज्यादा है, पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो विलयन क्या है, क्षारकीय होगा। ठीक है, और अगर किसी भी पीएच का मान अगर 7 से कम है, पीएच का मान 7 से कम है तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो अगर कोई विलयन अम्लीय या क्षारकीय, वो किस पे डिपेंड करता है, पीएच पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर किसी भी विलयन में जितने ज्यादा H+ आयन होंगे वह उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। जितने कम H+ आयन होंगे, हाइड्रोनियम आयन होंगे, वह उतना ही क्षारकीय होगा। ठीक है, यानी पीएच का आपको याद रख लेना, पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है जिसके द्वारा हम किसी विलयन कितना अम्लीय कितना क्षारकीय इसके पता लगाते हैं। पीएच एक जर्मन शब्द पीएच से बना है, और पी का अर्थ था पुषांश, पुषांश का अर्थ था शक्ति। ठीक है, पीएच में 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं, बीच में 7 होते हैं। अगर किसी भी विलयन का पीएच का मान जितना 7 से कम होगा उतना ही अधिक अम्लीय होगा। जैसे अगर 5 और 4 में से अगर देखें तो हम 4 वाला जो विलयन है वो अधिक अम्लीय है। ठीक है, जबकि 8 और 9 में से देखें तो अधिक क्षारकीय कौन सा है, 9 वाला है। इस प्रकार होता है। ठीक है, और ये 7 पे क्या होता है, विलयन उदासीन होता है। ठीक है, जैसे आंसू जल का पीएच का मान 7 होता है, जठरस होता है उसका पीएच का मान 1.2 होता है, रक्त का पीएच का मान 2.2 होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको सारे पीएच के मान आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो मैं पीछे कुछ रह गया वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या रह गया कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है, ठीक है, या फिर कैसे पता चलता है। ठीक है, जैसे किसी भी कोई भी अम्ल होता है ना, वो विद्युत का जनरली चालन नहीं करता। ठीक है, यानी वो ऐसे कोई चालन नहीं करता। अगर हम इन द सेंस कि अगर हम ऐसे ही अम्ल को किसी परिपथ में जोड़ दे, जैसे एक परिपथ लिया हमने, एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें 2 कील जोड़ी, ठीक है, तो ये जो इसमें अम्ल है ओनली, ठीक है, तो ये है ना, एकला अम्ल होगा ना, वो क्या नहीं करेगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा,
क्योंकि किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें H+N की मुक्त H+N की आवश्यकता होती है, और ओनली अम्ल अकेला ऐसा कर नहीं सकता। ठीक है, जब हम इसमें थोड़ा जल मिलाते हैं तो ये H+N त्यागेगा। ठीक है, और H+N के कारण क्या करेगा, ये विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, तो यानी कोई भी विलयन, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जल का अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें H+N होते हैं। जैसे HCl है तो इसमें 2 आयन होते हैं, एक तो H+ और एक Cl-। ठीक है, तो इस H+N के कारण क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए ना कि अम्ल का चालन करता है, क्यों करता है, तो बता देना आपको कि इसमें मुक्त H+N होती है। ठीक है, इसी प्रकार जब देखो CH3COOH है, जब हम इसको जल में डालेंगे तो ये CO प्लस और OH- में टूट जाता है, जिसके कारण ये विद्युत का चालन नहीं करता। अगर इसमें भी H+N होते, ये एल्कोहल है, अगर इसमें भी H+N होते तो ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि शुष्क लिटमस पत्थर है। ठीक है, शुष्क लिटमस पत्थर मतलब अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित क्यों नहीं करता, तो बता देना आपको, क्योंकि इसमें H+N नहीं होते। ठीक है, कोई अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें H+N नहीं होते। अगर अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है इसका मतलब क्या है, इसमें H+N है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या है कि हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए, नहीं कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। क्या बोला मैंने, हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए, यानी जल में ना हमें अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। ठीक है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। क्योंकि अगर हम अम्ल क्या होता है, जब हम अम्ल में क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, तो वह अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होगी, उसमें बहुत सारी उष्मा निकलेगी। ठीक है, और जो आपने जो कांच का पात्र या जो भी पात्र लिया वो गर्म हो जाएगा, या फिर वो फूट भी सकता है। ठीक है, या फिर उसके अंदर जो आपने जो अम्ल लिया वो बाहर निकल सकता है और आपको चोट पहुंच सकती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जल में अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, न कि अम्ल में जल, और इस प्रकार मिलाते हैं, धीरे धीरे एक एक बूंद करके डालते हैं उसमें, और उसको हिलाते जाते हैं विलयन को, ताकि वो अच्छे से मिल जाए और जो पात्र गर्म वगैरह ना हो जल्दी से, और जो पदार्थ हो बाहर ना निकले। ठीक है, इसलिए हम ये करते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलोर क्षार अभिक्रिया। कलोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। ओके, तो बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी आप संदेश देना चाहते हो, कुछ भी मैसेज देना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना। अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें दे सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ। मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हम पूरी साइंस की जो बुक आपकी रिविजन करा देंगे, इंग्लिश का करा देंगे। ठीक है, और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने की हम गारंटी लेते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।